अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स मीडिया ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। तो आज के इस लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टर्म्स जो हैं वो समझनी होंगी, ठीक है, जिनका हमें इन क्वेश्चंस में सामना होगा। वो हैं कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जिनका यहाँ पर जिक्र है, ठीक है। तो मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स को हम इस लेक्चर में देख लेंगे और कुछ टाइप्स को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए और याद हो जाए और आप पर कोई बर्डन भी ना रहे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं जिनको आज हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है रो मैट्रिक्स, ठीक है। देख लेते हैं कि एक रो मैट्रिक्स क्या होता है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। मीन्स कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जस्ट 1 रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि एक से ज्यादा रोज ना हो। जैसे कि एग्जांपल्स में मैंने लिया हुआ है मैट्रिक्स ए जिसमें जस्ट 1 रो है, बिल्कुल इसी तरह से मैट्रिक्स बी, उसमें भी जस्ट 1 रो है। सिमिलरली मैट्रिक्स सी में भी जस्ट 1 रो है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट 1 रो हो तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। A matrix is called a column matrix if it has only 1 column. Means कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट 1 कॉलम हो, ठीक है। मीन्स के देखिए एग्जांपल्स में मैंने लिया हुआ है मैट्रिक्स ए जिसमें जस्ट 1 कॉलम है, बिल्कुल इसी तरह से मैट्रिक्स बी में भी जस्ट 1 कॉलम है, 1 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। अब आ गए हम अपनी थर्ड टाइप पर जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे इसे समझ लेते हैं कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। मीन्स के एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए में देख लेते हैं कि इसकी रोज कितनी है, 1 एंड 2, ठीक है। 2 रोज हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसके कॉलम्स जो हैं वो भी 2 हैं। तो चूंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स ए है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। सो सिमिलरली मैट्रिक्स बी में देख लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं 1, 2 एंड 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं। तो अब चूंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, इक्वल है मैट्रिक्स बी में, तो मैट्रिक्स बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, राइट। अब आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज is not equal to the number of columns। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, यानी वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए में
जो नंबर ऑफ रोज है इसकी वो 3 है, ठीक है, 1 2 एंड 3। जबकि इसके कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्योंकि अब डिफरेंट हैं, तो ये क्या होगा, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल इसी तरह से मैट्रिक्स बी में देख लेते हैं, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, ठीक है। तो कॉलम्स देख लेते हैं कि देखिए 1 2 एंड 3, तो कॉलम्स हैं 3, नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो हैं 3। तो अब चूंकि ये तादाद आपस में डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, तो मैट्रिक्स बी जो है वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, राइट। स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स को। जीरो और नल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ each of its element और entry is zero। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज और एलिमेंट्स जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए जिसमें तमाम की तमाम जो एंट्रीज हैं वो जीरो के इक्वल हैं। सिमिलरली मैट्रिक्स बी, इसमें भी तमाम की तमाम जो एंट्रीज हैं वो जीरो के इक्वल हैं, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स नल और जीरो मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं अपने डायगोनल मैट्रिक्स को कि एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज इज नॉन जीरो एंड all non-diagonal entries are zero, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, ठीक है, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने एग्जांपल्स में मैट्रिक्स ए, बी एंड सी लिया हुआ है, तो इसमें जैसे कि मैट्रिक्स ए में डायगोनल वाली एंट्रीज या डायगोनल एंट्रीज कौन सी होंगी, वो ये वाली होंगी, ये, ठीक है। और नॉन डायगोनल एंट्रीज ये वाली हैं जिनको मैं पर्पल कलर में हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वाली नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। सिमिलरली बी में डायगोनल एंट्रीज ये वाली है, ये वाली, ठीक है, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज ये वाली हैं, ठीक है, जो डायगोनल के अलावा हैं। सिमिलरली मैट्रिक्स सी में ये वाली एंट्रीज डायगोनल वाली एंट्रीज हैं एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज ये वाली हैं, ठीक है। सो डायगोनल एंट्रीज एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है हमें समझ आ चुका है। अब जो है हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। सो स्टूडेंट्स हम इसे एक बार फिर से रीड कर लेते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज इज नॉन जीरो एंड ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें 3 चीजें नोट करने वाली हैं, यानी कि जिस भी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहने जाएंगे या कह रहे होंगे उसके लिए हमें 3 चीजें चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो मैट्रिक्स जिसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहने जा रहे हैं क्या वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मींस के उसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। क्या ऐसा है, तो देख लेते हैं एग्जांपल्स में। जैसे कि मैंने मैट्रिक्स ए लिया हुआ है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं। एंड सेकंड चीज हमें क्या देखनी पड़ेगी, वो ये देखनी पड़ेगी कि उसकी डायगोनल वाली एंट्रीज जो हैं उनमें से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो हो। कम अज कम एक, यानी कि कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो सकती हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें प्रॉब्लम तब होगी जब कोई एक भी एंट्री डायगोनल वाली कोई एक भी एंट्री
जो है वो नॉन जीरो ना रहे, ठीक है, तब तो वो एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अगर तो एटलीस्ट वन एंट्री उसकी डायगोनल वाली, एटलीस्ट वन एंट्री नॉन जीरो होती है तो वो जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में आना शुरू हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है कि जो उसकी नॉन डायगोनल वाली एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जो है वो जीरो हो, ठीक है। ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। अब जैसा कि देखें मैट्रिक्स ए में जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज थी वो जीरो थी, ठीक है, एंड डायगोनल वाली एंट्रीज तीनों की तीनों नॉन जीरो थी। तो जो मैट्रिक्स ए है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमिलरली मैट्रिक्स बी में देखें कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन क्या थी कि उसकी डायगोनल वाली एटलीस्ट कोई एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो हो। तो इसमें कम से कम यानी कि दो एंट्रीज तो नॉन जीरो है, ठीक है, एंड जो थर्ड है वो जीरो है। तो मीन्स के दो तो हमें यहाँ पर मिल गई जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। तो जो बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो के इक्वल हैं। तो मैट्रिक्स बी जो है वो तमाम कंडीशन यानी कि जो तीनों की तीनों कंडीशंस थी वो फुलफिल करता है। तो मैट्रिक्स बी जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। सिमिलरली मैट्रिक्स सी में देखें तो एटलीस्ट वन एंट्री डायगोनल वाली, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये क्या स्क्वायर है। तो देखिए मैट्रिक्स सी जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड अब आते हैं इसकी डायगोनल एंट्रीज पर। तो डायगोनल एंट्रीज में से एटलीस्ट वन एंट्री यहाँ वाली वो नॉन जीरो है, मीन्स के 5 है वो, तो एटलीस्ट वन एंट्री जो है वो नॉन जीरो है। तो ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। एंड द थर्ड कंडीशन कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो के इक्वल हैं। तो सी जो मैट्रिक्स है वो तमाम की तमाम कंडीशंस फुलफिल करता है। तो जो मैट्रिक्स सी है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक नोट लिखी हुई है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऑब्वियसली वो होगा क्योंकि वो उसकी डेफिनेशन में है। अगर वो स्क्वायर नहीं है तो हम आगे चलेंगे ही नहीं, ठीक है, हम उससे वैसे ही कह देंगे कि ये तो डायगोनल हो ही नहीं सकता, इसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, हम उसे वहीं पर ही छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अगर तो स्क्वायर है तो फिर आगे बढ़ेंगे और फिर उसकी डायगोनल एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज की जो सिचुएशन है वो देखेंगे। सो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज a square matrix, but every square matrix is not diagonal matrix। यानी कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स तो इक्वल हों, ठीक है, हो सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन हो सकता है कि वो अगली कंडीशंस जो कि किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल होने के लिए या डायगोनल मैट्रिक्स कहलाने के लिए जरूरी हैं वो फुलफिल ना कर रहा हो, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, नो, ऐसा नहीं है, बल्कि एक डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होगा, हमेशा, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब चूंकि हम डायगोनल मैट्रिसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है, तो अब जो है हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम अपने अगले मैट्रिसेस जो कि स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको आसानी से समझ पाएं, क्योंकि ये दोनों ही यानी कि स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स इसी डायगोनल मैट्रिक्स की ही डेरिवेशन है, ऐसे समझ लें, ठीक है। मींस के डायगोनल मैट्रिक्स को समझे बगैर हमारे लिए ये मुमकिन नहीं था कि हम स्केलर मैट्रिक्स एंड
आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स को समझ पाएं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपने स्केलर मैट्रिक्स को कि एक स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। एंड स्टूडेंट्स, जो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है वो ये है कि जो कुछ भी हम आज इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं उसका एक पीडीएफ फाइल जो है वो जनरेट कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो आपके काम आता रहे, ठीक है। सो आते हैं स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ। सो देखें, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो कहना चाह रहा है ये कि एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा अगर उसकी तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज एक तो सेम हो, दूसरी नॉन जीरो हो, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता था कि डायगोनल वाली एंट्रीज, ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल वाली एंट्रीज, उनमें से यानी डायगोनल वाली एंट्रीज में से कोई एक नॉन जीरो होती थी, ठीक है, और उन पे ये रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी कि वो सेम होनी चाहिए सबके सब, ऐसा नहीं था। जबकि यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स में हमें एक रिस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि तमाम की तमाम एंट्रीज यानी डायगोनल वाली तमाम की तमाम एंट्रीज एक तो नॉन जीरो हो, ठीक है, एंड वो सब के सब इक्वल हो, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल हो। जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने मैट्रिक्स ए लिया हुआ है एंड बी लिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पर ये जो डायगोनल वाली एंट्रीज है ना, ये वाली, इसमें यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यानी नॉन जीरो भी है एंड सेम भी है, इक्वल भी है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से बी मैट्रिक्स में यहाँ पर ये देखें, डायगोनल वाली एंट्रीज एक तो नॉन जीरो है, दूसरी इक्वल भी है, ठीक है। यहाँ पर हम जो है ना रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब जो है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक नोट लिखी हुई है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर, ठीक है। यानी कि एक स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा ही होगा, यानी एक स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा, ये चीज मस्ट है, अंडरस्टूड है, ठीक है। लेकिन एक डायगोनल मैट्रिक्स कभी जरूरी नहीं है कि वो स्केलर मैट्रिक्स भी हो, ठीक है। अगर होगा तो हम उसे स्केलर का नाम दे देंगे, सिंपल। तो स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं अपने आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और बाद में इसे समझेंगे। सो अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। मीन्स के एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 हो, उसे हम आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे और इसे हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता था। स्केलर मैट्रिक्स में तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होती थी और इक्वल होती थी। अब जब अगर डायगोनल वाली एंट्रीज इक्वल भी हो जाएं और वो नॉन जीरो हो जाएं, लेकिन इक्वल किसके, 1 के इक्वल, अगर तो डायगोनल वाली एंट्रीज जो है वो तमाम की तमाम नॉन जीरो तो होंगी, क्योंकि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे पहले एक स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब चूंकि वो एक स्केलर मैट्रिक्स होगा तो उसकी डायगोनल वाली तमाम की तमाम एंट्रीज नॉन जीरो तो होंगी। अब वो नॉन जीरो कैसी नॉन जीरो कि वो 1 के इक्वल हो, ठीक है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो ये एक
आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमिलरली ये देख लेते हैं, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 एंड यहाँ पर भी 1 एंड जो भी नॉन डायगोनल हैं वो जीरोस। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स होगा, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक नोट लिखी हुई है कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मीन्स के एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा ही होगा, ये चीज अंडरस्टूड है। लेकिन क्या एक स्केलर मैट्रिक्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट्स आते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स पे, ठीक है। सो इसे देख लेते हैं। इफ signs of all the elements of a given matrix are changed, the new matrix obtained is called the negative of the given matrix. For example, हमारे पास एक मैट्रिक्स A हो, ठीक है, और हम उसे -1 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जाहिर है उसकी जो एंट्रीज होंगी उनके साइंस जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अब जब साइंस चेंज हो जाएंगे उसकी तमाम की तमाम एंट्रीज के, तो जो न्यू मैट्रिक्स हमारे पास गेन होगा या ऑब्टेन होगा, तो वो जो है मैट्रिक्स उस पहले वाले मैट्रिक्स का नेगेटिव होगा। मीन्स के जैसा कि यहाँ पर मैट्रिक्स A है, ठीक है, उसकी एंट्रीज ये वाली हैं, पहले 2 था और यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, और जब हमने -1 के साथ या माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स A को, देन उसके साइंस चेंज हो गए। 2 जो था वो -2 हो गया, -3 जो था वो 3 हो गया, एंड 5 जो था वो -5 हो गया, एंड सिमिलरली 9 जो है वो -9 हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स -A है वो A का नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, चूंकि हम मैट्रिसेस की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ चुके हैं, तो हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को बआसानी सॉल्व कर सके। तो चले आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, एंड दैट इज कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के पार्ट्स के तौर पर। तो हमें जो है ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि उनमें से यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, इसी तरह से कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 से, ठीक है, जिसमें मैट्रिक्स दिया गया है A। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस मैट्रिक्स A में उसकी तमाम की तमाम जो एंट्रीज हैं वो 0 के इक्वल हैं। तो अब हम जानते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज 0 के इक्वल हो या 0 हो, तो हम उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं या फिर 0 मैट्रिक्स। तो अब जो है हम यहाँ पर लिख देंगे कि A जो है एक नल मैट्रिक्स है या 0 मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर लिख लिया कि इट इज अ 0 और नल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 पर, जिसमें मैट्रिक्स दिया गया है B। तो अगर हम गौर करें तो इस मैट्रिक्स B की एक ही रो है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक रो हो वो एक रो मैट्रिक्स कहलाता है, हमें पता है, ठीक है। एक तो चीज ये हो गई, एंड फर्दर अगर हम गौर करें तो इस मैट्रिक्स B के कॉलम्स जो हैं वो कितने हैं, 1, 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। तो अब जो है हम यहाँ पर लिख लेंगे कि इट इज अ रो मैट्रिक्स एंड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एज वेल।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इसके आंसर में लिख लिया है कि इट इज अ रो मैट्रिक्स एंड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एज वेल। सो अब जो है हम आते हैं अपने पार्ट 3 पर, तो जिसमें मैट्रिक्स दिया गया है सी। तो अगर हम गौर करें तो इसका एक ही कॉलम है, ठीक है, एक ही कॉलम है। तो हम जानते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो तो वो एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो फर्दर अगर हम नोटिस करें तो इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हैं 3। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। तो अब जो है हम इसके आंसर में लिख लेंगे कि इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स एंड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एज वेल। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर हमने लिख लिया कि इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स एंड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एज वेल। तो अब हम आते हैं अपने पार्ट 4 पर, जिसमें मैट्रिक्स दिया गया है डी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, साफ जाहिर है कि जो इसकी डायगोनल वाली एंट्रीज है ना वो नॉन जीरो भी हैं और वो इक्वल टू 1 है। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इसके आंसर में लिख लिया है कि इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट नंबर 5 को, जिसमें मैट्रिक्स दिया गया है ई, जिसकी जस्ट 1 एंट्री है और वो भी है 0 के इक्वल। तो ये एक नल मैट्रिक्स होगा। तो इसके आंसर में हम लिख लेंगे कि इट इज अ नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिख लिया कि इट इज अ नल और 0 मैट्रिक्स। अब मजीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट नंबर 6 को, जिसमें मैट्रिक्स दिया गया है एफ। अगर हम देखें तो इसका एक ही कॉलम है, ठीक है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल इसी तरह से मजीद अगर हम देखें तो इसकी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो हैं 3। तो अब चूंकि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। तो इसके आंसर में हम लिख लेंगे कि इट इज a column matrix and a rectangular matrix as well। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इसके आंसर में लिख लिया है कि it is a column matrix and a rectangular matrix as well। तो इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले इसकी हम स्टेटमेंट जो है वो पढ़ लेते हैं कि क्या है स्टेटमेंट। एंड द स्टेटमेंट इज कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, इन तमाम की तमाम टर्म्स से हम अवेयर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हमें बार बार चीज़ों को दोहराना ना पड़े। सो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और मैं साथ साथ आपको जस्ट बताती चली जाऊंगी कि क्या रीज़न है क्या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं पार्ट नंबर 1 पे, जिसमें मैट्रिक्स दिया गया है ए। तो देखिए ए इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली आते हैं पार्ट 2 पे, जिसमें मैट्रिक्स दिया गया है बी। तो अब देख लेते हैं, इसमें एक कॉलम है, ठीक है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। साथ ही साथ इसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बी है। तो आपने स्टेटमेंट में जो है वो लिख लेना है कि बी इज अ कॉलम मैट्रिक्स एज वेल एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे, जिसमें मैट्रिक्स जो है वो दिया गया है सी, ठीक है। तो साफ जाहिर है इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो जो सी मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपने लिख लेना है कि सी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे, जिसमें मैट्रिक्स दिया गया है डी। सो साफ जाहिर है कि मैट्रिक्स जो डी है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपने लिख लेना है कि डी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक हो गया।
अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 पे, जिसमें मैट्रिक्स दिया गया है ई। सो स्टूडेंट्स देख लें कि ई इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, सो ई इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 पे, जिसमें मैट्रिक्स दिया गया है 5 एंड ऑब्वियसली ये एक रो मैट्रिक्स है। बिल्कुल इसी तरह से ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो आंसर में हमने क्या लिख लिया कि F इज अ रो मैट्रिक्स एज वेल एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 7 पे। ऑब्वियसली जो मैट्रिक्स G दिया गया है ये एक कॉलम मैट्रिक्स है एंड ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। सो आंसर में हम लिख लेंगे कि G इज अ कॉलम मैट्रिक्स एज वेल एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये देखें, ठीक है। एंड सिमिलरली आते हैं अपने पार्ट नंबर 8 पे, जिसमें मैट्रिक्स दिया गया है H। तो अब अगर हम गौर करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो H होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपने लिख लेना है कि H इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली आते हैं पार्ट नंबर 9 पे, तो देखें कि इस मैट्रिक्स I में क्या सिचुएशन है। तमाम की तमाम जो एंट्रीज हैं वो 0 के इक्वल हैं, तो क्या होगा, ये एक नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। एंड साथ ही साथ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो आपने लिख लेना है कि I इज अ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स एज वेल एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्टेटमेंट जो है वो पढ़ लेते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिसेस एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें, ये सब वही टर्म्स हैं पहले वाली, कुछ भी नहीं बदला, जस्ट बदला है तो क्वेश्चन बदला है। ठीक है। तो आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 1 पे, जिसमें हमें मैट्रिक्स दिया गया है A। तो अगर स्टूडेंट इस पे गौर करें तो देखिए ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर में लिख लेंगे कि इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। तो सिमिलरली आते हैं पार्ट नंबर 2 पे, जिसमें मैट्रिक्स दिया गया है B। तो अब अगर इस पे गौर करें तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज इसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं एंड जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 के इक्वल हैं। ठीक है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। आपने आंसर में लिख लेना है कि इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसी तरह से आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे, जिसमें मैट्रिक्स दिया गया है C। तो देखें, इस पे गौर करें तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस है। ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपने आंसर में लिख लेना है कि इट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसी तरह से आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे, जिसमें मैट्रिक्स D दिया गया है। तो अब देखें, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन ज़ीरो है। ठीक है। एंड जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 0 हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये वाली एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज हैं, तो इनमें से एटलीस्ट 1 जो है वो नॉन ज़ीरो है, मींस 3 जो है हमारे पास वो नॉन ज़ीरो है। एंड जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ये वाली वो ज़ीरोज़ हैं। ठीक है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो आपने आंसर में लिख लेना है कि इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 5 पे, जिसमें हमें मैट्रिक्स E दिया गया है। ठीक है। और वो कुछ इस सिचुएशन में, इस फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सॉल्व कर लेंगे, इसकी एंट्रीज को, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो हम आंसर में लिख लेंगे कि इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, मीन्स कि हमें करना क्या है। तो फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। तो देखें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, ठीक है। हमने उनके वन बाय वन उनके नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स लिए हुए, ठीक है। मैं इन 2 पार्ट्स को आपको अच्छी तरह से समझा दूंगी एंड आई होप कि आप बाकी पार्ट्स को खुद ट्राई कर लेंगे। और अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें जस्ट ये करना होता है कि उसके साइंस चेंज कर देने होते हैं, ठीक है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था और अच्छी तरह से समझा था। लेकिन स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइंस जो हैं वो ऐसे तो नहीं चेंज हो जाएंगे ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि जिस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना हो, हम उसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब किसी भी मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम उस मैट्रिक्स की तमाम रोज को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से उसकी जो एंट्रीज के जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जैसा कि अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स लेना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी कि इस मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे, तो मैं इसके सॉल्यूशन में क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस इंटू, देखिए यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए की वैल्यू को लिखना है, यानी कि ये जो है मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 एंड -1। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस इन सब के साथ, इन सब रोज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंदर जाकर माइनस इंटू 1 एंड सिमिलरली इस सेकंड रो के साथ, मीन्स के इस 0 के साथ, एंड ये माइनस इस थर्ड रो के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखें ये माइनस इस 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये हमें मिलेगा माइनस का 1, बिकॉज देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 के साथ कोई साइन नहीं है, ठीक है। अब जब किसी डिजिट के साथ कोई साइन नहीं होता तो हम उसे प्लस साइन तस्वर कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास। ये -1 कैसे आया, ये इस तरह से आया, देखिए माइनस जब मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो रिजल्टेंट साइन हमारे पास माइनस का आएगा। इसी तरह से माइनस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो रिजल्टेंट साइन हमारे पास प्लस का होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आपने इनको याद रखना है, ठीक है। तो माइनस इंटू 1 इज -1, तो माइनस इंटू 0 वैसे का वैसे। तो अब देखिए माइनस इंटू -1 इज प्लस का 1, ठीक है, और प्लस हम लिखते नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है ए को माइनस से मल्टीप्लाई करने से, तो ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से बी को देख लेते हैं, पार्ट 2 को, जिसमें मैट्रिक्स है बी। तो मैं क्या लिखूंगी, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेने के लिए मैं लिखूंगी माइनस इंटू बी, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की जो वैल्यू थी वो लिख लेते हैं। सो
अब ये जो माइनस है ये बाहर वाला इन तमाम रोज के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू 3 minus 1 and similarly minus into 2 1. So this is equal to, अब देखें, अब अगर रोज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना नेगेटिव मतलब माइनस, तो इसका मतलब है इस रो की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस रो की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू 3, तो सिमिलरली माइनस इंटू माइनस 1 एंड माइनस इंटू 2 एंड माइनस इंटू 1, और इसे हम बंद कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये होगा माइनस का 3, ये क्या होगा माइनस इंटू माइनस 1 इज प्लस का 1, ठीक है। ये माइनस का 2 मीन्स माइनस इंटू प्लस 2, ठीक है। तो ये माइनस इंटू प्लस 1 इज माइनस 1। तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स बी का नेगेटिव मैट्रिक्स है, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है। ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। थैंक यू सो मच।